चलिए भाई देखिए, देखो भाई थोड़ी देर शांत रहो। देखिए याद होगा लेबर को क्या दी जाती है, लेबर को वेजिस। यहां पे जो बातें याद रखने वाली बात है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, पहले बताया था। लेबर को जो वेजिस दी जाएगी वो वेजिस होती है दो टाइप की। अब दो टाइप की कैसे, एक होती है कौन सी वेजिस, मनी वेजिस या फिर नॉमिनल वेजिस। देखिए मनी वेजिस या नॉमिनल वेजिस, और एक होती है रियल वेजिस। अब देखिए मनी वेजिस क्या है, एक वर्कर को उसके काम करने के बदले जो कैश में पेमेंट करी जाती है वो क्या है, मनी वेजिस। और उसके अतिरिक्त उसको साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल फायदे भी दिए जाते हैं वो क्या होती है, वो होती है रियल वेजिस। इट मीन मैं आप मेरे यहां पर काम करें और मैं आपको काम करने के बदले 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो 10,000 रुपए तो क्या है, मनी वेजिस। साथ ही साथ में 1,000 रुपए का घर, 500 रुपए का नौकर और 1,500 रुपए अलग से दे रहा हूं, तो 11,500 क्या है, रियल वेजेस। इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, आएगा समझ। लेकिन रियल वेजेस कई बार ज्यादा की जगह कम भी हो जाती है। कम कैसे, महंगाई बढ़ रही है ज्यादा लेकिन एग्रीगेट पड़ रहा है कम, महंगाई के कंपैरिजन में ये चीज मुझे क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो रियल वेजेस कम भी हो सकती है। तो हाँ हो सा हो, जरूर नहीं कि हो ही दोनों बराबर होंगे या ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो मेन बात बताने वाली वो क्या है, नगद मजदूरी से आशय उस मजदूरी से जो श्रमिकों के बदले निश्चित समय, चाहे घंटा चाहे दिन चाहे सप्ताह मनुष्य महीना के रूप में मुद्रा के रूप में दी जाती है, बस इतना याद रखो। मतलब जो पैसों के बदले मिलेगी, जो पैसे के रूप में मिलेगी वो क्या होगा, मनी वेजेस। और जो कैसे मिलेगी, जो सेवा के रूप में मिलेगी। वास्तविक मजदूरी एक श्रमिक को अपने श्रम के बदले मिलने वाली नगद मजदूरी प्राप्त होने के वाले वस्तुओं और सेवाओं की तथा नगद मजदूरी के अतिरिक्त, मतलब नगद के अलावा अन्य सुविधाएं भी जो शामिल होती हैं वो होती है कौन सी मजदूरी, रियल वेजेस। खाना मिल गया, नाश्ता मिल गया, हाँ वो सब जोड़ दो तो नगद मजदूरी और अन्य सुविधा को क्या बन जाएगी, बस वही बात। इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी कि मनी वेजेस क्या, रियल वेजेस क्या, दो टाइप की वेजेस हमने पढ़ ली, उन्होंने कुछ समझा भी रखा है, देख लो। यदि श्रमिक को नगद मजदूरी के अलावा मुफ्त में मकान, मुफ्त में चिकित्सा, बच्चों की फ्री शिक्षा मिल रही है, ये सब मिल रही है, तो ये सब सुविधाएं मिलाकर क्या बनेगी, वास्तविक मजदूरी बनती है, रियल वेजेस बनती है। मजदूरी वेतन दोनों शामिल है, सब कुछ, कैश भी शामिल होगा ही होगा। मजदूरी किसमें सैलरी वालों को, ना सिर्फ मजदूरी देखी जाती है, श्रमिकों की बात होती है, लेबर की। वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर एम्प्लॉयज को भी इसमें शामिल करा जाता है। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी क्या माने जाते हैं हमारे लिए, लेबर ही मानी जाती है इकोनॉमिक्स में। है तो वो भी सही बात है, बस अंतर इतना ऑफिस में बैठे हैं। हाँ जी इन दोनों में अंतर देखिए, श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में आवश्यकताओं और जीवन उपयोगी सुविधाओं की वह मात्रा सम्मिलित होती है जो उसे श्रम के बदले में दी जाती है। भाई वास्तविक मजदूरी में क्या शामिल होता है, उसके जो रियल वेजेस है उसके अंदर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उपयोगी सुविधाओं की मात्रा में सम्मिलित होती है जो उसने काम करा उसके बदले मिल रही है। इसके विरुद्ध नगद मजदूरी में केवल मुद्रा की मात्रा ही शामिल होती है। भाई आप देखोगे नगद मजदूरी में क्या होता है, सिर्फ सिर्फ जो उसे कैश मिल रहा है वो, जबकि वास्तविक मजदूरी के अंदर क्या होता है कि जो उसको सुविधाएं मिली, जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं होती है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में अंतर मेन क्या है कि नगद मजदूरी से किसी श्रमिक की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सकते आप। भाई अगर आपको एक्चुअली में कितना कैश मिल रहा है इससे आपका स्टेटस कुछ नहीं पता कर सकते, जबकि वास्तविक मजदूरी से के आधार पर किसी श्रमिक की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। अब आपको यह कहा जाए कि आपको सिर्फ 20,000 रुपए मिलते हैं तो ये आपकी वास्तविक स्थिति नहीं है। उस 20,000 के अलावा आपको रहने को घर दे रखा है, घूमने फिरने को गाड़ी दे रखी है, लैपटॉप पर काम करने के लिए दे रखा है, घर में काम करने नौकर चाकर दे रखे हैं, तो वास्तविक स्थिति किससे पता चलेगी, जो कैश मिल रहा है उससे, जो रियल वेजेस मिल रही है उससे। भाई रियल वेजेस जो एक्चुअली में टोटल मिल रहा है उससे पता चलता है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। यहां पर स्पष्ट करना परामर्श है कि श्रमिक की नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में एक ही दिशा में परिवर्तन होना आवश्यक। ऐसा नहीं कि नगद मजदूरी बढ़ रही तो वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी। नगद मजदूरी के बढ़ने पर वास्तविक मजदूरी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमत स्तर में किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, भाई जो प्राइस लेवल है वो किस दिशा में बढ़ रहा है।
प्राइस लेवल मतलब कि रुपए की कीमत गिर रही है या रुपए की कीमत बढ़ रही है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको रियल वेजेस और इसमें अंतर कहां होगा। मान लो यदि नगद मजदूरी के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की कीमतों में भी क्या हो, उतनी ही अनुपातिक वृद्धि हो जाए, मतलब नगद मजदूरी मिली और उतनी ही वृद्धि किसमें हो जाए, आपके कीमतों में वृद्धि हो जाए। आपकी मजदूरी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपका क्या होगा, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन, भाई नगद मजदूरी आपको है ठीक है, मान ली, लेकिन साथ साथ जितना पैसा आपका नगद मजदूरी में बढ़ा सुविधाओं के नाम पर, उतनी क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। तो देखा जाए रियल वेजेस में आपको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उतना में आपको उतना फिर भी चला गया, आपको वो अलग से पैसा उसमें खर्च हो गया आपका। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि नगद मजदूरी बढ़े तो रियल वेजेस भी बढ़ेगी, हो सकता है कीमत बढ़ने की वजह से उस पर कोई फर्क ही ना पड़े। और अगर कीमतें ज्यादा बढ़ गई मजदूरी बढ़ने की अपेक्षा, तो रियल वेजेस उल्टा क्या हो जाएगी, एक्चुअली में आपके पास जो हाथ में आया वो देखा जाता है यहाँ पे। 300 रुपया मजदूरी दे रहा है, शाम को दारू पिला रहा है, इसके साथ साथ मजदूरी आपको शाम को मैं दारू नहीं पिलाता तो अपना दारू उसी पैसे पीता, तो नुकसान तो होगा ना उसका, महंगाई बढ़ने से कहीं कहाँ बढ़ रहा है। और एक बात होती है, सुविधा तो बाकी भी लोगे ना आप, कि सिर्फ नगद मजदूरी ही थोड़ी देखी जाए, रियल वेजेस के अंदर आपको क्या, आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है कि फाइनली आपके हाथ में क्या है। तो उस नगद मजदूरी की सहायता से आप जो बाकी चीज लोगे उनका भी तो प्राप्त शामिल करा जाएगा उसके अंदर। फिर महंगाई से अंतर क्या आ रहा है ये नहीं समझ। कीमत इस तरह अगर लगातार बढ़ता है, देखिए आपको जो सुविधाएं मिली, वो सुविधाएं मिलने के साथ साथ जो आपका खर्चा हो रहा है अतिरिक्त चीजों पर, मजदूरी से जो आपको पैसा मिला, अगर जिस आप जिन चीजों पर खर्च कर रहे हो आप उन्हें, बट वो खर्चा उसके कंपैरिजन में जो पैसा बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ी 300 रुपए, मजदूरी बढ़ी है 300 रुपए, लेकिन मजदूरी बढ़ने के साथ साथ बाकी चीज जिन चीजों पर आप खर्च कर रहे थे पैसा, वो भी बढ़ गया। तो एक्चुअली जो रियल वेजेस आपके हाथ में आई, मतलब जो पैसा आपके पास बचा, वो कितना बचेगा, कम भी बच सकता है ना। तो वही ये बात बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी मजदूरी बढ़े तो आपके हाथ में जो पैसा आ रहा है इकट्ठा, जो टोटल वैल्यू मिल रही है वो बढ़ेगी या घटेगी। अगर बाकी चीजों का खर्चा बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई, तो एक्चुअली में जो रियल वेजेस आपको पड़ रही है वो क्या हो सकती है, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बस ये बात देखी गई इसमें। फाइल यहां पर जो एक बात देखो, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो रखना, ना तो कोई जरूरी नहीं है। अब जरा खुद देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया कि वास्तविक मजदूरी कैसे निकाली गई, मौद्रिक मजदूरी और सामान्य मूल्य स्तर। अब खुद देखो जरा यहाँ पे, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया कि जो रियल वेजेस है, ऊपर मनी वेजेस और नीचे कौन सी है, प्राइस लेवल। अब खुद बताओ, जितना प्राइस लेवल ज्यादा होगा उतना रियल वेजेस कहाँ तो चला जाएगा, वो यही बता रहा था, यानी कि नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। तो याद रहे, अगर पूछा जाए आपसे पेपर में कि भाई आपके मौद्रिक सामान्य मूल्य स्तर मतलब जनरल प्राइस लेवल में और रियल वेजेस में कैसा रिलेशन पाया जाता है, तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। क्योंकि जितना प्राइस लेवल बढ़ेगा आपकी रियल वेजेस उतनी क्या होती चली जाएगी, जो आपको एग्रीगेट मिल रही थी सुविधा सब कुछ मिला मिलूकर, वो क्या होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएगी। जनरल प्राइस लेवल, ठीक। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, मॉडर्न थ्योरी वेजेस में सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि किसी एक चीज से इफेक्ट नहीं होता, सप्लाई और डिमांड दोनों के कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ता है। इसमें सप्लाई और डिमांड का क्या फर्क बताएगा, डिमांड ऑफ लेबर मतलब लेबर की कौन डिमांड करता है, भाई एंटरप्रेन्योर। लेबर की डिमांड कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन। और वो उतनी डिमांड करेगा लेबर की, और तब तक डिमांड करेगा जब तक कि उस फैक्टर को दिए जाने वाला पैसा कम हो उससे मिलने वाले फायदे से। मतलब एक मजदूर को लगाने से अगर मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसको दिए जाने वाले पैसे से ज्यादा है तो मैं उसे लगाऊंगा। भाई मैंने आपको दिया कितने रुपए, 1000 रुपए, एक लेबर एक्स्ट्रा मंगाई और 1000 रुपए दिए, लेकिन उसके आने से मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 1200, तो मैं पैसा उसका इस्तेमाल करूंगा और लेबर लाऊंगा। अब 1000 रुपए दे रहा हूं और 1000 रुपए मुझे फायदा भी हो रहा है, तो भी मैं लेबर लाऊंगा। लेकिन अगर मान लो अगर मैंने खर्चा तो करा 1000 रुपए, लेकिन मेरी प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 1000 की जगह कितनी हुई है, सिर्फ 900, तो मैं लाना बंद कर दूंगा। यानी कि एक सप्लायर मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी मजदूर को सिर्फ तब तक ही डिमांड करेगा जब तक कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसके कंपैरिजन में जो उसको पैसा दे रहा है उसके क्या हो जाए,
बराबर ना हो जाए, इससे ज्यादा वो पैसा नहीं देगा। क्योंकि मैं किसी लेबर को सिर्फ तब तक ही लगाऊंगा जब तक कि उससे मिलने वाला प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हो उससे, या फिर उसके बराबर भी हो। ज्यादा ही रहेगा, कम होने पे कम होने पे तो बराबर होगा तब भी मैं इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन अगर उससे कम तो मैं उससे इस्तेमाल करना बंद हूं। यानी कि डिमांड मैक्सिमम कहां तक होगी? बराबर। मैक्सिमम डिमांड सिर्फ मैं वहां तक करूंगा जहां पर मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उस फैक्टर के कॉस्ट के बराबर हो। और सप्लाई कहां तक करूंगा? मतलब लेबर सप्लाई, अब सप्लाई कौन करता है? खुद लेबर। कोई भी लेबर काम कब करना पसंद करेगी? कहीं कोई भी लेबर सिर्फ वही काम करना पसंद करेगी, अपनी सप्लाई सिर्फ वहां तक देगी जहां पर उसका मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पूरा हो सके। भाई उसका जीवन का रहन सहन का जो मिनिमम स्तर है वो क्या हो सके उससे पूरा। भाई उसे पता मेरा घर का खर्चा 1000 रुपए है, तो कम से कम उसे कितना रुपए चाहिए? 1000 रुपए तो उसे चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए से अगर कम मिल रहा है तो वो फिर काम नहीं करेगा। या ये कह दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर। वो आपके पास काम करने के लिए तब तक तैयार होगा जब तक उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके द्वारा दिए हुए पैसे तक बराबर होगी। भाई आप देने की बात कर रहे हो 1000 रुपए, और उसके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब अपॉर्चुनिटी वैल्यू है, वो कहीं और जाकर 1100 रुपए कमा सकता है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। वो आपके पास तभी आएगा जब अपॉर्चुनिटी भी कितनी हो, 1000 रुपए, और आप भी कितना दे रहे हो? 1000 रुपए या उससे ज्यादा। तो इसमें बताएगा कि डिमांड मैक्सिमम कहां तक होगी? जितना मार्जिनल प्रोडक्शन दे सकते हो। मिनिमम कहां तक होगी? जितनी उसकी अपॉर्चुनिटी लेवल होगा, यानी कि जहां तक उसका क्या होगा, रहन सहन का स्तर होगा। इससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, दोनों के बीच में ही होगा। तो बस इसमें जो मेन बात बताई गई वो ये, आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखोगे आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार श्रम की कीमत, मतलब लेबर को जो पैसा मिलेगा वो वस्तुओं की तरह उसकी श्रम की मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होता है। बस इतना याद रखोगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है सिर्फ कि डिमांड और सप्लाई जहां पर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वहां पर वो क्या होगी, उसकी लेबर की रेट तय हो जाएगी, वेजेस तय हो जाएगी। कितना मजदूरों को पैसा दिया जाए ये किस पे तय करेगा? मांग पर या डिमांड पर या सप्लाई पर? वो कहता है दोनों पर। क्योंकि सप्लाई उससे कम नहीं करना पसंद करेगा और डिमांड उससे ज्यादा नहीं करेगा। वो दोनों जहां पर तय हो जाएंगे वहां पर वो सप्लाई काम कर देंगे। बस बात कर दो। जैसे यहां पर दिखा रखा, देखो कर्व दिखा रखा उन्होंने। डिमांड ये मजदूरी की दर है, और ये क्या है, श्रम की मांग। जितनी मजदूरी की दर कम होगी, मांग क्या होगी, ज्यादा। और जितनी मजदूरी की दर क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई लेबर सप्लाई कब ज्यादा करेगी? सप्लाई बढ़ती रहेगी कब? अगर उसकी दर ज्यादा है तो। और डिमांड कब बढ़ेगी? जब सप्लाई कम है तो डिमांड, और जहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, तय हो जाएंगे, वहां पर फिक्स हो जाएगी, रेट फिक्स हो जाएगी। ये था इस चैप्टर में, बस काम खत्म हो गया, चैप्टर खत्म है आपका। इस पूरे चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्या पढ़ना है, एक तो ये वाली बात कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दोनों पर निर्भर करती है, पहली चीज। दूसरा फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक। और तीसरी चीज आप तय करोगे बस ये जो है, ये पहला पेज। इसके अलावा कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा अपन डेप्थ में जाना, और वैसे भी उसमें भी ज्यादा नहीं आता, क्या नाम है उसका, नेट में इससे ज्यादा नहीं आता। रही बात इनके सिद्धांतों की, एक बार सिद्धांत सारे बाद में लिखवा दी जाएंगे कि कौन कौन सी थ्योरी किस किस ने दी, क्योंकि मजदूरी में भी कुछ थ्योरीज है कि कौन सी थ्योरी किस बंदे ने दी है। दिया था मजदूरी का सिद्धांत, कोर्स का, मजदूरी कोर्स। हाँ मजदूरी कोर्स, हाँ वही तो कहना। तो जितनी थ्योरीज है ये है सर प्रतियोगिता की, मैं ना मैंने बताया ना, इतना ही पढ़ी बस, बात बताई। और ये जो आप इस समय पढ़ रहे हो वो ये उसका है, ये जीआईसी के लिए पढ़ाया जा रहा है आपको, ये टिकट के लिए लेक्चरर के लिए। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस समय, ये आपके पीजीटी में ना के बराबर है। आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ये पीजीटी में नहीं मिलता है जल्दी से, पीजीटी में नहीं मिलता है हमें। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें 2-4, ये आपको जीआईसी में ज्यादा चांस पड़ते हैं इसके, क्योंकि जीआईसी में क्वेश्चन आया था इससे, जीआईसी। इसलिए मैं अब जब चल रहा है तो जीआईसी का इसलिए बता रहे हैं कि 2-4 को चैप्टर है, छोटे छोटे निपट जाएंगे, काम खत्म। लेसन तुम्हारे आएगा भी नहीं, हमने पढ़ लिया। सर